हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12 का यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम बॉयड-सेवर्ट लॉ की बात करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने बच्चों ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात की थी और उस ऑरस्टेड ने हमें ये बताया था कि जब भी किसी वायर में करंट चलता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। करंट के चलने से मैग्नेटिक फील्ड का बनना ये हमें ऑरस्टेड ने बताया था, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये ऑरस्टेड हमें नहीं बता पाया। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक दूसरा लॉ आया जिसको हम कहते हैं बॉयड-सेवर्ट लॉ। लेकिन इस लॉ में भी कुछ ड्रॉबैक रह गए। वो क्या रह गए और इसने कैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें क्या बताई और उसकी क्या डायरेक्शन थी, ये हम इस लॉ में समझेंगे। तो बॉयड-सेवर्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? इन 1820 बॉयड एंड सेवर्ट gave an expression for the magnetic field due to current element करंट एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे डीएल बार से। बच्चों, यही इसका ड्रॉबैक था। हमें बॉयड-सेवर्ट लॉ ने क्या फॉर्मूला दिया? मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला दिया, लेकिन किसकी वजह से? करंट एलिमेंट की वजह से। करंट एलिमेंट होता क्या बच्चों? वेरी वेरी स्मॉल सेगमेंट या फिर एलिमेंट ऑफ वायर कैरिंग करंट। ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है वायर का जिसमें करंट चल रहा है, और जो डायरेक्शन होती है करंट एलिमेंट की, द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो करंट की। क्या मतलब है इसका बच्चों? जैसे मान लो आपके पास ये वायर है, इसमें करंट चल रहा है आई नाम का। आपके पास एक वायर है जिसमें करंट चल रहा है आई नाम का। आपने इसमें से एक छोटा सा हिस्सा लिया और इस छोटे से हिस्से का नाम क्या बोला? डीएल। इसकी लेंथ कितनी है? डीएल है। ठीक है, ये छोटा सा एक एलिमेंट लिया और इसमें करंट की डायरेक्शन है ऊपर की ओर। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, पॉइंट पी लिया, जहां पे हम इसकी वजह से क्या देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। बच्चों, करंट जब इस करंट एलिमेंट में चलेगा तो उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। पूरी वायर की वजह से, पूरी वायर में जो करंट चल रहा है उसकी वजह से भी बन रही है पॉइंट पी पे, लेकिन ये नहीं बताया ऑरस्टेड ने पूरा जो वायर में करंट चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना नहीं बताया। उसने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना बताया इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। ये जो छोटा सा हिस्सा है वायर का जिसमें करंट चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वही बताया। क्योंकि हिस्सा काफी छोटा है बच्चों, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी काफी कम लेवल की बनेगी। इसलिए हम उस मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेंगे डीबी से। डीबी इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मेड बाय द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ द वायर। तो बच्चों, ऑरस्टेड ने जो बात की थी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, कितनी बनती ये नहीं बताया था। बॉयड-सेवर्ट लॉ ने हमें एक्सप्रेशन दिया और अकॉर्डिंग टू बॉयड-सेवर्ट लॉ जो डीबी बनेगा कहां पे? पी पे। जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? करंट के। जो करंट चल रहा है इस डीएल में या वायर में, और डीबी जो बनेगा, डीबी मतलब स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चों आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मैंने यहाँ पे बार ही लगाया, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। और जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? डीएल के। ये जो लेंथ है आपकी एलिमेंट की, डीबी जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन ऑफ थीटा के। थीटा इज द एंगल। बच्चों, मैं थोड़ा करंट एलिमेंट थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं। ये मान लो आपका करंट एलिमेंट है, ये एंगल थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड द करंट एलिमेंट, एंड डीबी is proportional to square of the distance between the point from the current element. पॉइंट P जो है वो पॉइंट है जहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। किसकी वजह से? करंट एलिमेंट की वजह से।
आर बार इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है रिस्पेक्ट टू द करंट एलिमेंट, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट। और जब हम इन चारों को कंबाइन करेंगे, यहां पे आएगा dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। dB प्रोपोर्शनल आएगा I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। दोबारा से समझ लें, I आपका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है जो वायर में चल रहा है, जो वायर में करंट चल रहा है करंट एलिमेंट भी वही चल रहा है, ठीक है। dl इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल सेगमेंट जो आपने लिया यहाँ पे। आर बार क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया पॉइंट P का करंट एलिमेंट से, थीटा आपका एंगल आ गया पोजीशन वेक्टर और करंट एलिमेंट के बीच में। तो इन चारों को जब हमने कंबाइन किया आपका ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम देख रहे हैं वहां पे आपका प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, कांस्टेंट आएगा के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर बच्चों। और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और ये जो म्यू नॉट बाय 4 पाई वैल्यू होती है के की, ये किस कंडीशन में होती है, ये होती है फॉर मीडियम अगर आपका क्या हो, एयर या वैक्यूम। आपके पॉइंट और करंट कैरिंग वायर में के बीच का जो मीडियम है एयर या वैक्यूम होना चाहिए, एंड ऐसा सिस्टम में हम डील कर रहे हैं तब। और अगर हम ऐसे सिस्टम में डील करें तो के की वैल्यू होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई, जो कि हम मैक्सिमम केस में यही करेंगे। हमारे के की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई ही लेनी है, क्योंकि हम मैक्सिमम केसेस में मीडियम एयर या वैक्यूम की ही बात करेंगे और ऐसा ही में डील करेंगे। इस म्यू नॉट बाय 4 पाई की बच्चों वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर -1। और यहीं से अगर हम देखें इस म्यू नॉट बाय 4 की पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, और अगर मैं म्यू नॉट की वैल्यू देखूं कितनी होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर -1। बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, तो म्यू नॉट की कितनी होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। और इस म्यू नॉट को कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिबिलिटी होती क्या है हम मैग्नेटिज्म में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है म्यू नॉट की को कहते क्या है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था ई नॉट को क्या बोलते थे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, वो ई नॉट होता था, ये म्यू नॉट है, ठीक है, म्यू नॉट। और इस म्यू नॉट का यूनिट कैसे निकलेगा, यूनिट आपको पता होना चाहिए म्यू नॉट का कैसे निकलता है। ये म्यू नॉट का यूनिट कैसे निकलता है टेस्ला मीटर एम्पियर -1। इस म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट की वैल्यू होगी dB इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर बाय आई डी एल साइन थीटा। अगर मुझे यूनिट निकालना है म्यू नॉट का, ये अगर आपको भूल जाए तो आप यहां से निकाल सकते हो। तो ये पता है dB का यूनिट क्या होता है टेस्ला, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, ये दूरी है मीटर स्क्वायर, करंट का एम्पियर बच्चों, dl क्या है, ये आपका एलिमेंट की लेंथ है dl आपका कितना आ गया मीटर। ये छोटा सा एलिमेंट है ना किसका, वायर का सेगमेंट है, उसकी लेंथ है dl। और साइन थीटा क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा का कोई भी यूनिट नहीं होगा, तो ये मीटर मीटर कट गया, ये आ गया टेस्ला मीटर एम्पियर -1, टेस्ला मीटर एम्पियर -1। तो बच्चों इस फॉर्मूले को याद करने का छोटा सा कोड वर्ड है आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ये से उतार लिया आराम से। अब बॉयड-सेवर्ट लॉ ने हमें क्या बताया कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, ठीक है। और यही इसका ड्रॉबैक था, इसने छोटे से एलिमेंट की वजह से बताया कितनी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वही बताया, उसका फॉर्मूला क्या है वो बताया। अब स्पेशल केस अगर हम देख लें, स्पेशल केस अगर हम देख लें बच्चों, यहां पे थोड़ा एंगल का भी देख लें। पहले मैंने यहां पे ये पॉइंट लिया था P और ये एंगल लिया था थीटा। आप ये एंगल लें या फिर ये एंगल लें,
स्मॉल एलिमेंट के लिए ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। आप कोई भी एंगल ले सकते हैं क्योंकि हमें पता है साइन थीटा जो होता है वो आपका साइन 180 माइनस थीटा के बराबर भी होता है। थीटा ये लें या ये लें कोई डिफरेंस नहीं बनने वाला, दोनों केसेस में आपका एंगल सेम ही आएगा, लेकिन बेटर रहता है आप छोटा एंगल लें। तो स्पेशल केस क्या आ गया, स्पेशल केस आ गया अगर थीटा आपका 0 होगा। अगर थीटा आपका 0 होगा मतलब थीटा 0 मतलब पॉइंट जो जहां पे आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है, पॉइंट पी लाई ऑन द एक्सिस ऑफ वायर। मतलब आप जिस वायर में करंट चल रहा है उसी वायर पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो क्या होगी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब जो डीबी आएगा, डीबी क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 0 बाय आर स्क्वायर। तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब डीबी इज 0 at the axis of करंट एलिमेंट या वायर। करंट एलिमेंट के एक्सिस पे या वायर के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, 0 होगी। ये कंसेप्ट हमें आगे काफी यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, आपको पता होना चाहिए। कहने मतलब ये कि अगर ये यहाँ पे करंट एलिमेंट है और यहीं पे अगर आपने डीबी की वैल्यू निकालनी है तो इस पॉइंट पे डीबी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी अगर यहाँ पे करंट चल रहा है। बच्चों डीबी आपका किसकी वजह से बनता है, करंट की वजह से बनता है, लेकिन अपने ही वायर के एक्सिस पे डीबी 0 होगा। इसका मतलब करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो वायर के आसपास बनेगा, उसके अपने एक्सिस पे नहीं बनेगा। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है, स्पेशल केस इसमें बी हम ले लें, अगर थीटा आपका 90 होगा, 90 हुआ मतलब करंट एलिमेंट ऐसा है और आपने पी यहां ले लिया, इस केस में आपका थीटा क्या बन गया, थीटा बन गया 90 डिग्री। इस केस में थीटा बन गया आपका 90 डिग्री। तो उस केस में थीटा 90 है, इस केस में आपका, आपको पता है साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है बच्चों 1, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। इस केस में जो आपका डीबी बनेगा कहां पे, पॉइंट पी पे, जो डीबी की वैल्यू यहां बनेगी कितनी बनेगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। क्योंकि साइन 90 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे करंट चल रहा है आई, तो उसकी वजह से यहाँ पे डीबी कितना आएगा, पॉइंट पी पे कितना आएगा, और ये क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस करंट की वजह से इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी कम होगी, 90 के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आएगी बच्चों, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे बच्चों, हमने देखा कि जो डीबी बना कितना बना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर बना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर बना। ये हमारा बॉयड-सेवर्ट लॉ है। लेकिन यहां पे डीबी क्या है, ये बच्चों मैग्नीट्यूड है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। क्योंकि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है। ये मान लो आपका एक्सप्रेशन 1 है। अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है किसकी, द डायरेक्शन ऑफ डीबी या फिर आप इसमें ऐसे लिखें इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म ए इज रीराइट एज, हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, वेक्टर में डीबी बार क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये भी आपका बॉयड-सेवर्ट लॉ है, लेकिन किसमें, वेक्टर फॉर्म में। डीबी आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, ये भी आपका क्या है बच्चों, ये भी आपका बॉयड-सेवर्ट लॉ है लेकिन वेक्टर फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अब ये वेक्टर आ गया, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ये आपने ध्यान देना है, यहां से थोड़ा सा
आप ध्यान देंगे। अब हमें डीबी की डायरेक्शन में निकालनी है, और डीबी की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ डीबी इज सेम एज डीएल बार क्रॉस आर बार। इसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों, इसकी डायरेक्शन भी वही होगी। अब अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना आता है तो ये आगे डीबी की डायरेक्शन आप आराम से निकाल सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में बताया गया है डी एल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन आपने राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालनी है। आपने जो रूल यूज करना है वो करना है राइट हैंड स्क्रू रूल। बच्चों हालांकि अब इसकी डायरेक्शन निकालने बहुत इजी ऑप्शन भी है हमारे पास, वो हम आगे यूज करेंगे, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने राइट हैंड स्क्रू रूल गिवन किया है तो आपको पता होना चाहिए राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है। अब बच्चों इसका ये जो वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, देखते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब। इसको जब हम यूज करेंगे आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका यही बन गया, ये फॉर्मूला आपका यही बन गया, वही मैंने आपको कहा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो यही है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है, डीबी की जो डायरेक्शन है वो क्या बताएगा? डीएल क्रॉस आर से पता चलेगी। अब हमें डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन निकालनी है बच्चों। यहां पे जो डायरेक्शन है किसकी? डीबी की, या फिर हम बोले डीएल क्रॉस आर की, is given by right hand screw rule। अब बच्चों स्क्रू के बारे में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि जब भी हम स्क्रू को मूव करेंगे, ये मान लो स्क्रू है और आप इसको मूव कर रहे हो, कैसे? क्लॉकवाइज। हम इसको कैसे मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। इसको मूव करने के दो तरीके हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप स्क्रू को मूव करोगे क्लॉकवाइज, वो हमेशा इनवर्ड ही जाएगा, इनवर्ड मूवमेंट होगी उसकी, वो अंदर जाएगा जहां पे उसकी मूवमेंट कर रहे हो। और जब भी हम स्क्रू को मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, वो आउटवर्ड मूवमेंट शो करेगा, मतलब वो कहां आएगा? बाहर की ओर आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं स्क्रू को क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो वो इस बोर्ड के अंदर जाएगा, और इस स्क्रू को मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो वो इस बोर्ड से बाहर आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ये आप अपना एक्सपीरियंस भी आप स्क्रू को घुमा के देख लें अपनी कॉपी पे। जब आप उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे कॉपी में, वो कॉपी के अंदर जाएगा, और जब आप कॉपी के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो कॉपी से बाहर आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये रूल कहता क्या है बच्चों? इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है प्लेन कंटेनिंग डीएल बार एंड आर बार। सबसे पहले आपने वो प्लेन इसमें पहचानना है जिस प्लेन में डीएल और आर बार आ रहे हैं। जैसे आपको पता था कि अगर ये वायर है, ये डीएल है, डीएल कहां आ रहा है? यहां पे, और आर बार कहां आ रहे हैं? यहां पे। आपका डीएल भी व्हाइट बोर्ड पे आ रहा है, आर बार भी व्हाइट बोर्ड पे आ रहा है। तो आपने सबसे पहले वो प्लेन को पहचानना है जिसमें डीएल और आर बार आ रहे हैं। अब मैंने देखा डीएल आपका करंट कहां जा रहा है? इस बोर्ड पे। डीएल और आर बार कहां आ रहे हैं? ये दोनों के दोनों व्हाइट बोर्ड पे आ रहे हैं। तो इनका प्लेन क्या बन गया? ये व्हाइट बोर्ड। ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये जो 2 डायमेंशन बोर्ड है, ये जो प्लेन है, ये डीएल और आर का प्लेन है जिसमें डीएल और आर पाए जा रहे हैं। फिर आपने क्या करना है? आपने होल्ड करना है, होल्ड द स्क्रू इन योर राइट हैंड। आपने स्क्रू को राइट हैंड में होल्ड करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन containing DL बार एंड R बार। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने स्क्रू को होल्ड करना है राइट हैंड में। और कैसे करना है? ताकि आपका स्क्रू उस प्लेन के परपेंडिकुलर आए जिस प्लेन में
डीएल और आर बार पाए जा रहे हैं। चलो एट पी कर दिया, मतलब उस पॉइंट पे कर लो जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जैसे मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आप अपने स्क्रू को परपेंडिकुलर यहां रख दो, आप अपने स्क्रू को परपेंडिकुलर यहां रख दो। किसके परपेंडिकुलर? उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में डीएल और आर बार पाए जा रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, मूव करना है स्क्रू को फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। अब यहां पे फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? डीएल, और सेकंड वेक्टर कौन सा है? आर बार। आपने स्क्रू को यहां होल्ड कर दिया और आपने अब स्क्रू को कहां से कहां घुमाना है? डीएल की डायरेक्शन से आर बार की ओर। डीएल कहां जा रहा है? ऊपर। डीएल ऊपर जा रहा है और आर बार कहां जा रहा है? यहां जा रहा है। तो आपने डीएल से आर बार की ओर घुमाना है स्क्रू। आपने स्क्रू की मूवमेंट करनी है कहां से? डीएल से आर बार की ओर, डीएल से आर बार की ओर। आर बार यहां जा रहा है, डीएल यहां जा रहा है, लेकिन डीएल से आर बार की ओर करनी, मतलब यहां स्क्रू कहां घुमाना है? डीएल से आर बार की ओर। तो स्क्रू कैसे घुमा? क्लॉकवाइज। स्क्रू कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। आपने फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर घुमाना है, मतलब डीएल से आर बार की ओर घुमाना है स्क्रू को। और जब आप डीएल से आर बार के स्क्रू को घुमाओगे तो आपका स्क्रू कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। और जब भी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो कहां जाएगा? इनवर्ड। तो आपने स्क्रू को घुमाना है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। द डायरेक्शन इन विच screw advance is the direction of dB बार। वही आपकी dB बार की डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में स्क्रू आपका एडवांस होगा या फिर इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा उस प्लेन के, वही डायरेक्शन होगी आपकी dB की। ठीक है, तो हमारी dB की डायरेक्शन या डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन हमारी राइट हैंड स्क्रू रूल से ऐसी निकलेगी। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले उस प्लेन को पहचाना जिस प्लेन में डीएल और आर बार पाए जा रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक स्क्रू लेना है और उस पॉइंट पर रखना है जहां पे हमने डीबी निकालना है। कैसे रखना है? ताकि हमारा स्क्रू जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाए। और उसके बाद हमने मूवमेंट करनी है कहां से कहां स्क्रू की? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर। और उसके बाद हम देखना है हमारा स्क्रू क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा। अगर क्लॉकवाइज घुमा तो वो स्क्रू अंदर जाएगा, इनवर्ट जाएगा उस प्लेन के। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो उस प्लेन से बाहर आएगा। चलो चेक करते हैं एक एग्जाम्पल और लेके। बच्चों इससे इजी ऑप्शन भी है डायरेक्शन निकालेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में ये रूल लिखा है इसलिए आपको ये रूल भी आना चाहिए, राइट हैंड स्क्रू रूल। जैसे मान लो अगर ये डीएल है, ये आपका डीएल है, करंट एलिमेंट है, इसमें करंट चल रहा है और आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं या फिर कहीं इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। अगर इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो आर बार आपका यहां आएगा। अगर आप इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं आर बार आपका यहां आएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम डायरेक्शन देखते हैं। अगर हमें प्लेन हमारा क्या बन गया, ये व्हाइट बोर्ड बन गया, क्योंकि डीएल भी इस व्हाइट बोर्ड पे है और आर बार भी इसी व्हाइट बोर्ड पे है। प्लेन हमारा बच्चों ये व्हाइट बोर्ड बन गया दोनों केसेस के लिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्क्रू कैसे रखना है? प्लेन के परपेंडिकुलर रखना है। और स्क्रू को कैसे घुमाना है? डीएल से आर की ओर। डीएल ऊपर है, आर यहां है। डीएल ऊपर है, आर यहां है, तो स्क्रू को घुमाना है डीएल से आर की ओर। तो स्क्रू कैसे घुमा? क्लॉकवाइज। स्क्रू कैसे घुमा? क्लॉकवाइज। इसका मतलब जब यहाँ पे स्क्रू क्लॉकवाइज घूमेगा, जब यहाँ पे स्क्रू क्लॉकवाइज घूमेगा तो स्क्रू कहां जाएगा? अंदर। तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी कैसे आएगी? इनवर्ड आएगी। तो बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इनवर्ड डायरेक्शन को हमेशा क्रॉस से और सर्कल से इंडिकेट करना है। जहां भी क्रॉस लगा होगा तो आप समझ लो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा उस प्लेन के इनवर्ड है जिस प्लेन पे वो क्रॉस है। ठीक है, अगर आपकी कॉपी पे आपने क्रॉस लगा दिया तो आपकी डायरेक्शन कहां चल गई? नीचे। ठीक है, इसका मतलब यहां पे मैं समझ गया, यहाँ पे जो डायरेक्शन है कहां है? अंदर की ओर है। और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा डीबी का क्या होगा वो हमें पता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। ये अगर एंगल बन रहा है θ1 तो ये θ1 बाय आर स्क्वायर। अब हमें यहां देखनी है यहां डायरेक्शन क्या होगी। अब बच्चों प्लेन तो हमारा वही है, डीएल और आर बार का प्लेन तो यही है, व्हाइट बोर्ड। हमने यहां पे स्क्रू को रखा। अब डीएल कहां है? ऊपर। आर बार कहां है? यहां। अब हमने स्क्रू को कैसे मूव करना है? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की ओर। फर्स्ट वेक्टर क्या? डीएल, सेकंड वेक्टर क्या? आर।
बच्चों आपको पता होना चाहिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो टोटली डिफरेंट होता है। आपने ध्यान रखना है पहले क्या है, डीएल पहले है, आर बार बाद में है। अब डीएल कहाँ है, डीएल ऊपर जा रहा है, डीएल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है ऊपर है, और आर बार कहाँ है यहाँ। इसका मतलब आपने स्क्रू को कैसे मूव करना है, यहां रख के क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। आपने डीएल से आर की ओर मूव करना है, डीएल से आर की ओर। डीएल यहाँ है, आर कहाँ है, वहां यहाँ यहाँ। अगर वहां होता डीएल ऐसा होता, आर अगर वहां होता तो ऐसे जाते। अभी डीएल ऊपर है और आर यहां है तो आप ऐसे आएंगे। और जब भी आपका स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जब भी आपका स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसे ही कैसे हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे अगर स्क्रू आपने रखा वो कहां जाएगा, आउटवर्ड जाएगा बच्चों। तो आउटवर्ड का जो नोटेशन होता है बच्चों वो क्या होता है, डॉट। आपने डॉट लगा दिया तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, आउटवर्ड। किसके आउटवर्ड, इस प्लेन के आउटवर्ड, इस प्लेन के आउटवर्ड। बच्चों डीबी की डायरेक्शन जो भी होगी वो डीएल क्रॉस आर का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, या तो इस प्लेन के अंदर होगी या बाहर होगी। ठीक है, इस प्लेन के या तो अंदर होगी या फिर बाहर होगी। तो हमने देखा करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, तो यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर, और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बाहर, आउटवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू आई डीएल सॉरी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन। अब यहां पे एंगल पता होना चाहिए, मान लो यहां पे एंगल है θ2 बाय, ये दूरी मान लो सेम है आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। यहां पे क्या है, इनवर्ड, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो। इससे इजी रूल भी है हमारे पास, वो हम आगे के लिए सेव रख रहे हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे रूल्स क्या है वो। ये तो फिलहाल आपको राइट हैंड रूल पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। बच्चों जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए वायर प्लेस्ड along the north south direction carries a current of 8 ampere from south to north. Find the magnetic field. Find the magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter northeast from the piece. ठीक है, आपको एक वायर दी है बच्चों, ये अगर हम देख रहे हैं आपको एक वायर दी है जिसमें करंट चल रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, आपका करंट चल रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये मान लो करंट चल रहा है, और ये मान लो साउथ है, ये नॉर्थ है, आपका उल्टा करेंगे इसको। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक, और आपका करंट चल रहा है फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमें बताया गया है कि करंट की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका करंट चल रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन चलो उल्टी ले लेते हैं, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है। ठीक है, और करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, आई का मैग्नीट्यूड है बच्चों 8 एम्पियर है। ठीक है, 8 एम्पियर है, और यहाँ पे साउथ से, सॉरी दिया है साउथ से नॉर्थ चल रहा है करंट, डायरेक्शन हमें ऊपर ही लेनी पड़ेगी। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पीस ऑफ वायर, इसमें 1 सेंटीमीटर क्या बन गया यहाँ पे, डीएल। डीएल कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ऐसे सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर दो, 1/100 आ गया, 0.01 मीटर आ गया बच्चों। हमें किस पॉइंट पे निकालना है, 200 सेंटीमीटर दूरी पे निकालना है, और ये पॉइंट कहां पे, नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। ठीक है,
ये ईस्ट आ गया, ये आपका वेस्ट आ गया। नॉर्थ ईस्ट मतलब यहाँ से 45 के एंगल पे, नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 के एंगल पे यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसकी दूरी कितनी है बच्चों, 200 सेंटीमीटर है, मतलब 2 मीटर है। हाँ, तो आपका यहाँ पे आर कितना आ गया, 2 मीटर। थीटा कितना आ गया, एंगल मैंने आपको कहा कोई भी ले लो आप, 45 डिग्री। इस केस में तो दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो हमें बॉयड्स लॉ लगाना पड़ेगा। डीबी आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, हमें यहाँ पे किस डायरेक्शन में निकालना है, नॉर्थ ईस्ट में, ना तो ईस्ट में ना नॉर्थ में। नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 मतलब बीचों बीच नहीं निकालना है। तो यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। आई कितना दिया है बच्चों, 8 एम्पियर, एसआई में दिए, ठीक है। डीएल कितना दिया है 0.01, साइन थीटा हो गया साइन 45 बाय आर स्क्वायर कितना है, आर हमें दिया 2 का स्क्वायर। आप साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 होता है 1/√2। तो आप जब इसकी वैल्यूज पुट अप करोगे यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻⁹ टेस्ला। ये काफी छोटी मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ठीक है। 1.4 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। और बच्चों अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन देखो क्या आएगी, डायरेक्शन करंट कहाँ चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट ले लो, यहाँ पे आप करंट एलिमेंट ले लो, कितना 0.01 मीटर का यहाँ पर करंट एलिमेंट है। आर आपका ये जा रहा है, यहाँ पे स्क्रू लगा दो। और स्क्रू को कैसे मूव करना है, डीएल से आर की ओर। कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलने से आपका जो यहाँ पे डायरेक्शन जाएगी स्क्रू की, कहाँ जाएगी, इनवर्ड जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी, इनवर्ड आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। आप स्क्रू रूल से यहाँ पे डायरेक्शन निकाल लें जो कि क्या आएगी, इनवर्ड। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, और डायरेक्शन आ गई इनवर्ड। बच्चों इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एनसीईआरटी से है। ये क्या कह रहा है, एन एलिमेंट डेल्टा एल डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन and carry say current I equals to 10 ampere. What is the magnetic field? What is the magnetic field on the y-axis, at a distance of 0.5 मीटर। डेल्टा एक्स आ गया 1 सेंटीमीटर, डेल्टा एक्स आ गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें डायग्राम गिवन है बच्चों। यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है और ओरिजिन पे करंट एलिमेंट दिया है, ओरिजिन पे करंट एलिमेंट दिया है डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स हमें बताया है कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और जो करंट एलिमेंट है उसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और उसकी ये करंट एलिमेंट दिया हुआ है, ये उसका मैग्नीट्यूड दिया है, ये उसकी डायरेक्शन दी है। इसका मतलब डायरेक्शन हमें करंट एलिमेंट की दी हुई है, हमें डायरेक्शन करंट एलिमेंट की दी है। क्या दी है, यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन है, कहाँ की ओर, इस डायरेक्शन की ओर। आपकी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन यहाँ है, और हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। हमें निकालना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है बच्चों, ये आपका वाई एक्सिस है।
और कितनी दूरी है ये दूरी है 0.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट एलिमेंट दिया है, करंट एलिमेंट के बारे में बताया है, करंट एलिमेंट की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी दी है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब 1/100 मीटर में आ गया 0.01 मीटर। हमें डेल्टा दी है और इसकी डायरेक्शन कहाँ दी है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा है, वो हमें फिगर में बताया गया है। ठीक है, डीएल पता चल गया, आर में पता है कितना 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर। और यहाँ पे डीएल यहाँ है, आर यहाँ, एंगल कितना बना, एंगल बना थीटा कितना बना 90 डिग्री, तो थीटा आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो आप फॉर्मूला लगा दें किसका, डीबी का, जो यहाँ पे बनेगा। डीबी कितना बनेगा, डीबी आपका बनेगा μ0/4 पाई IDL sin 90/r²। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 10⁻⁻⁷। आई हमें दिया हुआ है कितना 10 एम्पियर, डीएल आपको दिया कितना 0.01 sin 91 हो गया, और आपको डिस्टेंस कितना दिया है 0.5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसका आंसर आएगा 4 × 10⁻⁸ टेस्ला, 4 × 10⁻⁸ टेस्ला। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है किसकी, डीबी की। बच्चों डायरेक्शन निकालने का आपके पास फ्लू रूल भी है, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से निकालते हैं डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस गिवन है। हमें पता है जो डायरेक्शन होती है बच्चों, जो डायरेक्शन होती है डीबी की, वो क्या होती है, सेम एज ऑफ डीएल क्रॉस आर बार। ठीक है बच्चों, जो आर बार की डायरेक्शन होती है और जो डीएल की डायरेक्शन, इसका क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब डीएल की डायरेक्शन क्या है बच्चों, डीएल आपको पता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाने वाला वेक्टर कौन सा है, आई कैप। बच्चों डीएल की डायरेक्शन होती है तो जो करंट की होती है, और करंट की डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाने वाला यूनिट वेक्टर को बोलते हैं आई कैप। और आर बार इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो इसके लॉन्ग जाने वाला जो वेक्टर होता है वो है जे कैप। तो इसका मतलब जो डीबी की डायरेक्शन होगी, जो डायरेक्शन होगी डीबी बार की, वो आपकी क्या डायरेक्शन होगी, आई क्रॉस जे की। अब हमने ए क्रॉस बी में पढ़ा था, अगर आई ऐसा है, जे ऐसा है और के ऐसा है, तो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या होगी, के बार। आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे डायरेक्शन इज के बार। के बार कहां जाएगा, बाहर को जाएगा, कहां जाएगा, बाहर को। ठीक है बच्चों, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर, क्योंकि के बार किसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी डीबी की, वो होगी अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। मतलब अगर एक्स यहाँ है, एक्स ये है, वाई ऊपर है, तो जेड कहाँ आएगा, बाहर की ओर। इसका मतलब जो डीबी डायरेक्शन होगी वो कहाँ आएगी, आउटवर्ड आएगी। कहाँ आएगी, यहाँ पे अगर हमने डीबी निकालना है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड को हमें क्या कैसे डिनोट करना है बच्चों, डॉट से। यहाँ पे आप डॉट लगा दें या फिर आप बता दें जो डायरेक्शन ऑफ डीबी होगी वो सेम होगी एज डायरेक्शन ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप, या फिर हम बोलें द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज आउटवर्ड, इज आउटवर्ड। ठीक है बच्चों, आउटवर्ड देखो इस ढंग से भी आप कर सकते थे। आपने यहां पे क्या देखना था, डीबी डायरेक्शन देखनी। आप यहां पे स्क्रू रख लो और स्क्रू को कैसे घुमाना है, डीएल से आर की ओर। डीएल यहाँ है, आर यहाँ है, आपने स्क्रू को कैसे घुमाना है, डीएल से आर की ओर। और जब आप स्क्रू को डीएल से आर की ओर घुमा रहे हो, स्क्रू कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब भी स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज जाएगा वो कहां जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। आउटवर्ड वही हम बोल रहे हैं जो डायरेक्शन होगी बच्चों आउटवर्ड होगी। यही हमने बात की कैसे, वेक्टर रूल से। हमने वेक्टर रूल लगाया यहाँ पे, वेक्टर रूल से भी जो डायरेक्शन आ रही है वो कहाँ आ रही है, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, मतलब के कैप के लॉन्ग आ रही है, मतलब बाहर की ओर आ रही है। अगर माइनस के आती तो कहां की ओर जाती, अंदर की ओर जाती। ठीक है, अंदर की ओर जाती। तो बच्चों आपने इसमें डायरेक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, डायरेक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो हमने बॉयड-सैवर्ट लॉ पढ़ा और वो क्या बताता है, बॉयड-सैवर्ट लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड की
वैल्यू बताता है और डायरेक्शन भी बताता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या रहा बच्चों, करंट एलिमेंट की वजह से बताता है। ठीक है, पूरी वार में जो करंट चल रहा है उस पूरे वार की वजह से नहीं बताता है, सिर्फ छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से बताता है। तो हमारे पास हमने बॉयड-सेवर्ट लॉ पढ़ा, और हमने कूलम लॉ भी पढ़ा था। ठीक है, बॉयड-सेवर्ट लॉ क्या बताता है, डीबी क्या बना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और कूलम लॉ आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। ठीक है, वो दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है। तो हमने देखा इनके बीच में, दोनों के बीच में एक डिफरेंस देख लें, बॉयड-सेवर्ट लॉ कूलम लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है। इट टेल्स अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है बच्चों, जबकि कूलम्स लॉ किसके बारे में बताता है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। ये हमें किसके बारे में बताता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। बॉयड-सेवर्ट लॉ में एंगल की बात होती है, एंगल डिपेंडेंट है, ये एंगल डिपेंडेंट है बच्चों, ये एंगल पे डिपेंड करता है, जबकि ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, एंगल इंडिपेंडेंट है, इसमें एंगल की बात नहीं होती है। अब बॉयड-सेवर्ट लॉ की अगर हम बात करें, जो डीबी के बारे में बताता है, डीबी इज ड्यू टू करंट एलिमेंट, और जो करंट एलिमेंट होता है वो एक वेक्टर सोर्स है, जो कि एक वेक्टर सोर्स है। जबकि कूलम लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसकी वजह से बनती है, इज ड्यू टू चार्ज। आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये चार्ज की वजह से बनती है, विच इज स्केलर वन, स्केलर सोर्स है इसका। तो ये आपके डिफरेंसेस आ गए बॉयड-सेवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ के। इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं बच्चों, इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, जल्दी से लिख लें, इनके बीच में सिमिलैरिटीज ये हैं, बॉयड-सेवर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ, इनके बीच में सिमिलैरिटीज ये हैं कि बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों 1/r² पे डिपेंड करते हैं, बोथ हैव लॉन्ग रेंज फील्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर एक चार्ज ले लिया हमने Q, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेंज इंफिनिटी तक है, और वैसे अगर हमने कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया या करंट वायर ले ली, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका असर भी काफी दूर तक है। दोनों के लॉन्ग रेंज फील्ड है, दोनों के लॉन्ग रेंज इफेक्ट है, और बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये बच्चों आप थोड़े से इनके डिफरेंसेस वगैरह याद करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए बॉयड-सेवर्ट लॉ और कूलम लॉ में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या इनके बीच में सिमिलैरिटीज नहीं है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमें आगे यूज करना है। अभी से हमने यहाँ सीखा म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है बच्चों 10⁻⁻⁷, जबकि यहाँ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा था 1/4 पाई ई नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं, इसको इक्वेशन 2 मानूं, और मैं इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, म्यू नॉट बाय 4 पाई डिवाइड बाय 1/4 पाई ई नॉट, तो ये आ गया 10⁻⁷/9 × 10⁻⁹। मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया 1 और 2 को, ठीक है, 1 को ऊपर रखा, 2 को नीचे रखा, तो ये आपका आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 4 पाई ई नॉट, ये आ गया 9 × 10⁻16, जो कि लिख सकते हैं 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं 1/6
सी स्क्वायर, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये आपका सी स्क्वायर आ जाएगा, ये 4 पाई कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब इनके बीच में कनेक्टिविटी बन रही है म्यू नॉट और ई नॉट की, तो म्यू नॉट ई नॉट का फॉर्मूला बन गया 1/c²। ठीक है, ये आपका, या फिर हम इसको लिख सकते हैं जो c होता है, सी स्क्वायर होता है 1/μ0 ई नॉट होता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं c आ गया 1/√μ0 ई नॉट। तो बच्चों ये रिजल्ट भी हमें आगे यूज करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो ये आप ध्यान रखें, ये भी इन दोनों फॉर्मूलेस की हेल्प से बनता है, बॉयड-सैवर्ट लॉ और कूलम्ब लॉ से बनता है। तो बच्चों एक आप लास्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे आज के लिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट है टेस्ला। ठीक है, और इसका सीजीएस यूनिट होता है बच्चों, सीजीएस यूनिट है इसका गॉस इसका सीजीएस यूनिट है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। और 1 टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। 1 टेस्ला जो होता है दैट इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने यहाँ पे ये देखा, आज हमने बॉयड-सैवर्ट लॉ की बात की, बॉयड-सैवर्ट लॉ से कैसे किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ये देखा, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये देखा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये देखी। और डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको राइट हैंड स्क्रू रूल बताया है, लेकिन मैं आपको आगे इससे इजी रूल बताऊंगा जिससे हम डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको राइट हैंड स्क्रू रूल भी पता होना चाहिए। और ये सारे इसके परसेप्शन से आगे हम बात करेंगे कि किसी भी इन्फिनाइट वायर में अगर करंट चलेगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगी, मतलब आगे हमें बॉयड-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस देखनी है। ये जो हमारा छोटा सा करंट एलिमेंट में से मैग्नेटिक फील्ड निकली है, इसी को हमने आगे एडअप करना है, आगे डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स होने वाले हैं बच्चों। तब तक के लिए आप इसके रिवाइज कर लें, सारी चीजें डायरेक्शन निकालना सीख लें, जो जो फॉर्मूले बन रहे हैं उनको आप नोट करें। थैंक यू बच्चों।